हेलो बच्चों, एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूरा मजबूत हो साइंस और साइंस या मैथ का, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पहले लगभग 2010 से लेकर के 2024-25 तक के, उन सभी प्रश्नों पर लगातार वीडियो बाय वीडियो पार्ट बाय पार्ट करके आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। आज हम लोग जीव विज्ञान में पहुंच चुके हैं। ये 5वां चैप्टर जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, हमारा पर्यावरण। और हमारा पर्यावरण से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं उस सभी पर आज चर्चा करने वाले हैं। यदि थोड़ा सा प्रश्न इसमें से कुछ ज़्यादा होगा तो यह वीडियो पार्ट 2 में हो जाएगा, लेकिन आज ये वीडियो पार्ट 1 है जिसमें शुरू करने वाले हैं पहला प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न पर आते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? आप इसका आंसर दीजिए। थोड़ा तेजी से बनाइएगा क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर हम लोग पहुँचेंगे। देखिए, प्रश्न करा था कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहने का मतलब जिसका अपघटन संभव नहीं है, सड़ता गलता नहीं है, प्राकृतिक में पर्यावरण में लंबे समय तक रहता है, अर्थात पर्यावरण को लंबे समय तक प्रभावित करता है। तो देखिए, ऑप्शन डीडीटी, कागज, वाहित मल, इनमें से कोई आपका आंसर होगा डीडीटी। डीडीटी जो कीटनाशक है, जो मच्छर को भगाने वाला दवा होता है, लेकिन कागज लंबा समय तक प्रभावित नहीं करता है, तुरंत गल जाता है। वाहित मल भी होते हैं, वो भी गोबर होते हैं, जैसे मल होते हैं, मलमूत्र होते हैं, वो सब मिट्टी में गल कर मिल जाते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा कौन? डीडीटी। क्लियर है? अगला प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा गया, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर में। तो आपका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर। पहला, सबसे पहला जो है, देखिए पहला है यही ट्रोपोस्फीयर, ये पहला मंडल है, इसी को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर, इसी को हम लोग बोलते हैं समताप मंडल, इसको क्षोभ मंडल कह देंगे, क्षोभ मंडल, इसको बोलेंगे समताप मंडल, समताप मंडल। और ये है एक्सोस्फीयर मतलब बाह्य मंडल, और ये है आयन मंडल, ये तीसरा होगा आयन मंडल। चौथा इसमें नहीं दिया गया है मध्य मंडल, ये 5वां है। 5 को कुछ वायुमंडल के परत होते हैं। अगर पूछा जीव जंतु कहाँ रहते हैं तो लोग क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होते हैं तो क्षोभ मंडल में। लेकिन पूछा गया ओजोन परत कहाँ पाता है तो ओजोन परत पाता है समताप मंडल में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। सब इंग्लिश में लिखा गया है, कन्फ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन परत। क्लियर है? चलते अगला प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जल में पाई जाने वाला आहार श्रृंखला कौन है? देखिए, घास, बकरी, शेर, ये तो जल में नहीं पाया जाता है, होगा नहीं। बी है शैवाल, जलीय कीट, मछली, हाँ ये होगा क्योंकि शैवाल जल में पाया जाता है, जलीय कीट मतलब जल में रहने वाला, और मछली भी जल में ही रहता है पूर्ण रूप से। लेकिन घास, जलीय जीव, मछली, मनुष्य होगा नहीं, जल में नहीं रहता है। ये है घास, मछली, मनुष्य भी नहीं, जल में अपना निर्भर रहता है हमेशा भोजन के लिए, तब कहेंगे, मनुष्य तो है नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा बी, जलीय आहार श्रृंखला कौन होगा? शैवाल, जलीय कीट और मछली। चलते अगला प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता किसे को कहेंगे? उपभोक्ता से प्रश्न पूछ लिया गया। देखिए, उत्पादक, उपभोक्ता, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, 3 गो मुख्य रूप से पारितंत्र में होता है जैव घटक में। कौन को? देखिए, आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में? हरे पेड़ पौधे, ये हो गया उत्पादक। नीलहरित शैवाल, ये भी उत्पादक हो गया। जंगली जानवर हो गया उपभोक्ता, जो उपभोग करता था। आपका ऑप्शन होगा सी। उत्पादक में कौन होगा? ये हरे पेड़ पौधे तो होगा नहीं, उत्पादक ही है। नीलहरित शैवाल वो भी उत्पादक है, और फूल और पत्ते ये भी उत्पादक है। तो उपभोक्ता पूछा है तो उपभोक्ता आपका ऑप्शन होगा जंगली जानवर। क्लियर है? चलते अगला प्रश्न की ओर। हरे पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक है। नीलहरित शैवाल क्या है? उत्पादक है। ये फूल और पत्ते क्या है? उत्पादक है। उपभोक्ता तो एक ही वो है, खाने वाला, उस पर निर्भर रहता है उत्पादक पर। चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है?
जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन सूखे पत्ता, पॉलीथीन, पॉलीथीन गैस, बी रबड़, प्लास्टिक की बोतल। तो कह रहा है जैविक प्रक्रम मतलब अपने आप स्वतः अपघटित होता है। तो सूखे पत्ता तो ही अपघटित होता है, 2-4 दिन के बाद देखा पत्ता पेड़ से गिरेगा फिर धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन पॉलीथीन नहीं होगा, रबड़ नहीं होगा, बहुत लंबा समय तक पर्यावरण में रहेगा। प्लास्टिक की बोतल ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन होगा कौन? सूखा पत्ता। क्लियर है? कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया हरे पौधे कहलाते हैं। कुछ देर पहले चर्चा हमने किया कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे जितने भी होते हैं वो सब उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। और जितने भी जानवर है, जीव जंतु, मनुष्य हैं, वो सब कहेगा उपभोक्ता। और अपघटक में आ गया बैक्टीरिया, शैवाल, जैसे जो मरे हुए पदार्थों को खाता है उसको पता होता है कि वह मर गया, जैसे चील, कौवा, सियार, ये सब मरे पदार्थ को खाएगा तो वो भी अपघटक में आएगा। लेकिन यहाँ हरे पौधे पूछा गया तो बोलेंगे उत्पादक। क्लियर है? चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा गया मुर्दाखोर है। देखिए प्रश्न पूछ लिया गया, मतलब मुर्दाखोर मतलब लाश को खाता है, मुर्दा को खाता है। तो चील भी खाया करता है, सियार भी खाता है, कौवा भी खाता है, इनमें सभी होगा। क्लियर है? मुर्दाखोर का मतलब मुर्दा खाने वाला, लाश खाने वाला। अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? निम्नांकित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय पूछा गया। अजैव निम्नीकरण कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक। तो आपका ऑप्शन का डी प्लास्टिक क्या है? अजैव निम्नीकरणीय है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न पहुंच चुके हैं। प्रश्न क्या है? देखिए एकदम आसान आसान प्रश्न है, आप इसको एक बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पर्यावरण का जैविक घटक नहीं, जैविक घटक मतलब सजीव, सजीव में रहने वाला जिसके में जान है, और जैविक घटक नहीं है मतलब सजीव नहीं है, सजीव घटक नहीं है, निर्जीव वाला है। देखिए पौधा सजीव वाला घटक है, जैविक घटक हो गया। वायु, हाँ ये सजीव नहीं निर्जीव है। जंतु ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मनुष्य ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन होगा बी वायु। क्लियर है? इन जैविक घटक नहीं है, ये तीनों जैविक घटक है। ये वायु क्या है? अजैविक घटक। अजैविक घटक में पहाड़, नदी, झरना, वायु, पत्थर, चट्टान, ये सब क्या गया? अजैविक घटक। जैविक घटक में पेड़ पौधे, जीव जंतु। चलते अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया क्या है? निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। देखिए अनिम्नीकरणीय मतलब लंबे समय तक पर्यावरण को प्रभावित रहेगा, पर्यावरण को लंबे समय तक प्रदूषित करता है। अनिम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय मतलब पूरा गल जाएगा, लेकिन अनिम्नीकरणीय गलेगा नहीं। इसे पहचान लीजिए। गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी, कागज। आपका ऑप्शन का बी प्लास्टिक। ये क्या है? निम्नीकरणीय नहीं है, अनिम्नीकरणीय है, पर्यावरण को लंबे समय तक प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न है प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका ऑप्शन का सही बी सूर्य है, जो प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये कोयला, पानी, कागज मुख्य स्रोत नहीं है। मुख्य स्रोत कहने का मतलब सभी को ऊर्जा प्राप्ति होती है, उसको मुख्य स्रोत कहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा सभी को उसी से मिलता है, चाहे जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु होगा, सबको मिलता है उसको से। तो आपका ऑप्शन सूर्य। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो समझिए कि मनुष्य या जीव जंतु का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। तो सबका ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूर्य से। चलते अगला प्रश्न को क्या है? अगला प्रश्न पूछ लिया गया है निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? स्थलीय पारितंत्र नहीं है मतलब स्थल पर रहने वाला पारितंत्र नहीं है। ऑप्शन ए जंगल, जंगल तो स्थल पर रहता ही होगा नहीं। बी एक्वेरियम, हाँ एक्वेरियम होगा, ये नहीं है, क्योंकि एक्वेरियम कहने का मतलब जल में रहने वाला पारितंत्र को बोलेंगे एक्वेरियम। एक्वेटिक एनिमल, जलीय एनिमल, उसी को ही कहते हैं जलीय या एक्वेटिक कहेंगे, तो उसको एक्वेरियम कह देंगे। घास का मैदान स्थल पर रहता है, ये नहीं होगा। मरुस्थल स्थल पर रहता है, तो आपका ऑप्शन होगा बी। क्लियर है? चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 13 प्रश्न पहुंच चुके। CFC है, CFC क्या है? थोड़ा सा फिर से करते हैं। CFC क्या है? तो CFC ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, फिर डी कार्बन फ्लोरो। तो आपका ऑप्शन होगा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब ये CFC का फुल फॉर्म पूछ लिया गया कि CFC का पूरा नाम क्या है, तो बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है? चलते अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न है मृत शरीर को पचाने वाले जीव को, मतलब कर रहा है मृत शरीर को पचाने वाला, मरे हुए शरीर को पचाने वाला कौन है? आपका ऑप्शन है उत्पादक, बी अपघटक,
स्वपोषक, डी है परपोषक। तब बोलेंगे मृत शरीर को पचाने वाला, मतलब मृत शरीर, जैसे मर गया पौधा उसको सड़ा के खत्म कर देगा, मर गया कोई जंतु उसको खत्म करेगा, तो कहेंगे अपघटक। अपघटक जितने भी जीव हैं, अपघटक मृत शरीर को पचाने का काम करता है, मतलब उसको खा करके समाप्त करता है और मिट्टी में मिला देता है, वो क्या कहलाता है? अपघटक कहलाते हैं। अपघटक में बैक्टीरिया होंगे, कौवा होगा, चील होगा, अपघटक में इसको शामिल कर सकते हैं क्योंकि वह पचा लेता है। चलिए अगला प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कराए? वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। पेड़ पौधे अधिक काटे जाएंगे तो क्या परिणाम हो सकता है? सब फिलहाल समय में जितना ज़्यादा मात्रा में जंगल काटे जा रहे हैं तो हमें क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं? तो आपका ऑप्शन वर्षा कम होना, हाँ वर्षा कम होना परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन भी हो सकता है, उत्तराखंड के आसपास में बहुत ज़्यादा भूस्खलन देखने को मिलते हैं। भूमि अपरदन, हाँ भी मिल सकता है क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मिट्टी कट कट के उठ के जाएगा, भूमि अपरदन होगा। अब बाढ़ तो होगा, छोटा मोटा पानी आएगा तो पानी को रोकने के लिए पेड़ पौधे होना चाहिए, मिट्टी घास पुआर चाहिए, नहीं रहेगा तो रोक नहीं पाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ये सभी संभव हो सकता है कि वनों की अधिक कटाई करेंगे, तो इसलिए पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न है जैव वातावरण में शामिल है। जैव, देखिए जैव कह दिए मतलब सजीव जीव, उसमें शामिल क्या है? आपका ऑप्शन मृदा जल तथा वायु, ये तो अजैव है, निर्जीव है। जंतु पौधे तथा मनुष्य, हाँ ये होगा जंतु पौधे तथा मनुष्य, ये जैव वातावरण में शामिल है। सूर्य का प्रकाश, वायु, ये अजैव है, ये हो नहीं सकता। आपका ऑप्शन होगा बी। क्लियर है? चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न है वैसे जीव का है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करता है। तो पौधा एवं जंतु दोनों का भक्षण करने वाला जीव को क्या कहेंगे? तो देखिए पौधा खाएगा उसको शाकाहारी, जीव को खाएगा अर्थात जंतु को खाएगा मांसाहारी, दोनों खाएगा उसको सर्वाहारी। सर्वाहारी को ही सर्वभक्षी कहा गया। तो आपका ऑप्शन होगा सी सर्वभक्षी। क्लियर है? चलते अगला प्रश्न क्यों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहिएगा। अभी देखिए प्रश्न क्या कर रहा है? जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जितने भी जीवाणु कवक हैं सब क्या कहलाता है? उत्पादक? नहीं, उत्पादक तो हरे पेड़ पौधा होगा। अपघटक, हाँ अपघटक होगा। उपभोक्ता क्या होगा? उपभोक्ता होगा मनुष्य हो सकता है, जानवर हो सकता है, सब उपभोक्ता है, उस पर निर्भर रहता है उत्पादक पर। लेकिन अब कवक और जीवाणु क्या है? तो अपघटक है। अपघटक कहने का मतलब मृत शरीर को पचाने वाला, सड़े हुए गले हुए मरे हुए पदार्थों को अपघटित करके उसको समाप्त कर देता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न है सौर ऊर्जा जीवमंडल में से निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करता? कर रहा है कि सौर ऊर्जा है जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करता है? जीवमंडल में कैसे प्रवेश करता है? जीवमंडल के जितने भी जीव जंतु है सभी में कैसे प्रवेश करता है? ऑप्शन हरे पेड़ पौधे, बी जंतु से, कवक से, बैक्टीरिया से। तो सबसे प्रवेश करता है समय हरे पेड़ पौधे से, क्योंकि हरे पेड़ पौधे ही उसको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है और वो अपना संचित कर देता है। और उसी पौधा को जंतु खाता है, जानवर खाता है, तो जानवर में चला गया ऊर्जा। उसी पौधा के फल को मनुष्य खाए, मनुष्य में चला गया, दोनों में चला गया, मतलब ट्रांसफर हो गया। या तो जानवर खाए या मनुष्य खाए, फिर मनुष्य को कोई और खाएगा तो उसको में ऊर्जा जाएगा, जानवर को भी कोई और खाएगा, मनुष्य खाएगा या अन्य कोई जानवर खाएगा तो उसमें भी ट्रांसफर होगा ऊर्जा। तो कह रहा है यही सबसे शुरुआत कहाँ से होता है? हरे पौधे से ऊर्जा ट्रांसफर होता है। चलते अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न है ओजोन परत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? आपका ऑप्शन क्योंकि वह अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? ऊष्मा को? नहीं, ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है। बी परावैंगनिक किरणों को? तो हाँ परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। हानिकारक किरणें हैं परावैंगनिक किरणें, ये किरणें अगर मनुष्य के शरीर पर डायरेक्ट आएगा तो त्वचा कैंसर हो सकता है या तमाम प्रकार की कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिलते हैं। आए दिन आप लोग मोतियाबिंद ज़्यादा शिकायत सुनोगे बूढ़े बूढ़ियों को, मतलब अपने परिवार में जो भी बुजुर्ग हैं उनको, तो इनका ही लक्षण प्रभाव देखा जाता है कि ये परावैंगनिक किरणों से कारण से। क्यों? क्योंकि ओजोन परत पतले होते जा रही है, ओजोन परत क्षय होते जा रहा है, इसी कारण से ज़्यादा मात्रा में अवशोषित नहीं कर रहा है, इसलिए बीमारियाँ हो रहे हैं। ज़्यादा धूप तेज होना, त्वचा कैंसर होना। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। क्लियर है? चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा गया प्रत्येक पारतंत्र होता है, जितने भी पारतंत्र हैं वो सब गतिशील होते हैं। सब गतिशील, हमेशा गतिशील, मतलब एक स्तर से दूसरा स्तर, दूसरा से तीसरा स्तर, तीसरा स्तर से फिर चौथा स्तर, मतलब इस तरह से गतिशील होते रहते हैं और फिर नीचे आते हैं पहला स्तर पर, फिर दूसरा तीसरा, फिर नीचे आते हैं, फिर से बढ़ते रहते हैं। मतलब हमेशा वो क्या होता है? गतिशील होता है, चलते रहता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रगतिशील नहीं होगा, अस्थायी नहीं होगा,
ये दोनों नहीं, तीनों नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न है पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? कहेंगे पर्यावरण होता है कितने घटक का बना होता है? तो बोलेंगे पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटक का बना होता है। एक जैविक घटक कहेंगे, दूसरा बोलेंगे अजैविक घटक। जैविक घटक में किसको शामिल करेंगे? तो जितने भी जीव है उसको बोलेंगे जैविक घटक में, और अजैविक घटक में निर्जीव को, जैसे पहाड़, नदी, झरना, ये सब अजैविक घटक होगा। जैविक घटक में जीव जंतु, पेड़ पौधे होगा। तो पूछा कितने घटक? तो 2 घटक, एक जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। क्लियर है? चलते अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न पूछा गया कि पारित तंत्र के जैविक घटक की श्रेणियां निम्न में से कौन से हैं? मतलब पारित तंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां कौन सा है? जैविक घटक, जैविक घटक कहने का मतलब जीव, सजीव कौन है? उत्पादक, हाँ उत्पादक हरे पेड़ पौधे कहलाता है। उपभोक्ता, उपभोक्ता में जानवर आ जाएगा, जंतु आएगा। आपको घटक में कीट, बैक्टीरिया आ जाएगा। तो ये सभी होगा, मतलब सभी क्या है? जैविक घटक, मतलब सब सजीव ही है। अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? देखिए प्रश्न क्या है? ऑक्सीजन सही प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक, मतलब ओजोन क्या है? ऑक्सीजन सही प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक है, लेकिन ओजोन भी है, लेकिन आवश्यक नहीं है। ओजोन एक प्रकार का एकदम हानिकारक है, एकदम विष की तरह काम करता है। तो आपका उसमें घातक विष है, एकदम जहर घातक विष है। उसको सांस के रूप में ग्रहण करने का तो व्यक्ति बच नहीं पाएगा। वो ये ओजोन परत भले वायुमंडल में या समताप मंडल में रहता है, समताप मंडल में रहता है तो सूर्य से आने वाले जितना भी परावर्तनीय किरण है वो सब हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेता है, वापस हम लोग के सूर्य के प्रकाश को भेजता है, चलने की तरह काम करता है। या तो अवशोषित कर लेगा या तो बाहर उसको फेंक देगा। तो हानिकारक पदार्थ हुआ है, लेकिन यह ओजोन क्या है? तो एक विष के रूप में है। चलते अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न है कृत्रिम पारतंत्र का उदाहरण है। कौन सा पारतंत्र है जो कृत्रिम है? कृत्रिम का मतलब मनुष्य उसको डेवलप किया है, मनुष्य बनाया हुआ, उसी को तो कृत्रिम कहेंगे। प्राकृतिक का मतलब खुद से विकसित हुआ है। तो ऑप्शन देखिए वन, वन तो प्राकृतिक होता है कि होगा नहीं, ऑप्शन ए। झील, झील देखिए, तालाब, झील तो होता है क्या जी? प्राकृतिक, लेकिन तालाब को मनुष्य बनाता भी है, अपने से भी था, मतलब प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी, तो दोनों ही नहीं हो सकता है। हाँ बगीचा और खेत होगा, क्योंकि बगीचा मनुष्य बनाता है और खेत मनुष्य ही बनाता है, अपने से नहीं रहता। अपने से रहेगा तो जंगल रहेगा, अब जंगल रहेगा दोनों, बगीचा भी जंगल रहेगा, वन कहलाएगा, खेती है। ये सभी सभी सही है, नहीं तो नहीं होगा। आपका ऑप्शन होगा सी, बगीचा खेत क्या है? कृत्रिम पारतंत्र का उदाहरण है। हमारा यह 25 क्वेश्चन का कैसा लगा सेशन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इससे कुछ और प्रश्न बच चुके हैं जो आपको वीडियो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।